नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। नई दिल्ली में चल रहे वैश्विक सम्मेलन रायसीना डायलॉग में हिंद प्रशांत अवधारणा पर रूस ने सवाल खड़े किए। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि नई अवधारणा लाने की कोशिश मौजूदा संरचना में व्यवधान डालने और चीन को किनारे करने का प्रयास दिखता है। लावरोव ने हिंद प्रशांत अवधारणा पर कहा कि अमेरिका, जापान और दूसरे देशों की ओर से की जा रही नई हिंद प्रशांत अवधारणा लाने की कोशिश मौजूदा संरचना को नया आकार देने का प्रयास भी दिखता है। हालांकि रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि हम भारत की स्थिति का समर्थन करते हैं। हिंद प्रशांत पिछले कुछ वर्षों में भारत की विदेश नीति का प्रमुख केंद्र रहा है और भारत हमेशा से इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देता रहा है। तो समझेंगे अपने कार्यक्रम में कि आखिर रूस के इस बयान का मकसद क्या है, उनका लक्ष्य क्या था और चीन को लेकर जो बातें कही जा रही हैं उसके पीछे की रणनीति या मंशा क्या है, और भारत के नजरिए से इस पूरे के पूरे क्षेत्र की अहमियत और भारत का रोल और रुख कैसा रहा है। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। स्टूडियो मेरे साथ हैं वाइस एडमिरल रिटायर्ड शेखर सिन्हा साहब हैं, डिफेंस पर। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी हैं, चेयरपर्सन है सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स JNU से, आपका स्वागत है। इसके अलावा अशोक सजनार हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। सब बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत अशोक सर आपसे, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद भी थे और जिस तरीके से इस रीजन की बात आती थी और ख़ास तौर पर रूस की ओर से अगर कोई इस तरह का बयान आता है उसके मायने क्या हैं, और क्या ये स्वाभाविक सा बयान दिखता है या कुछ हमें आश्चर्यचकित करता है? देखिए, थोड़ा तो आश्चर्यचकित करता है, क्योंकि पिछले 2 साल से हम इसके बारे में बात करते रहे हैं। आपको मालूम है, जो 2017 में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर इस क्षेत्र में आए थे, एशिया में आए थे, उन्होंने इसका प्रयोग करना शुरू किया इंडो पैसिफिक, एशिया पैसिफिक की जगह पर। और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए थे शैंग्रीला डायलॉग में 2018 में, तो तब उन्होंने बड़ी बहुत ही डिटेल में इसके बारे में बात की थी, जो हमारा क्या नज़रिया है इसमें। और उन्होंने कहा था 2-3 चीज़ें, अगर आप इजाज़त दें मैं बता दूं उसके बारे में हमारा, क्योंकि वही डिफाइन करता है जो हमारा नज़रिया क्या है इंडो पैसिफिक के बारे में। एक तो उन्होंने कहा था, जो इसका जो ज्योग्राफिकल क्षेत्र है वो है ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेकर वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका। तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये इंडो पैसिफिक में आता है। दूसरा है, उन्होंने ना तो ये कोई स्ट्रैटेजी है ना कोई इनिशिएटिव है, ये एक रीजन है, ये एक क्षेत्र है। और क्योंकि ज्योग्राफिकली और सिविलाइजेशनली, भौगोलिक तरीके से और सांस्कृतिक तरीके से जो पैसिफिक ओशन है, वो इंडियन ओशन है, वो मिले हुए हैं, तो इसीलिए आजकल उसके बारे में बात करना ज़्यादा बेहतर होगा। फिर उन्होंने बताया जो इसको फ्री, ओपन, इंक्लूसिव किया जाए, जिससे कि यहाँ पर बहुत ट्रेड चलता है, उसमें ओपननेस होना चाहिए, और इसके बाद फ्रीडम ऑफ फ्लाइट होनी चाहिए। अगर कोई डिस्प्यूट्स हैं तो उनको बाय डायलॉग इसको सुलझाना चाहिए। इंटरनेशनल लॉ के इसमें अहमियत होनी चाहिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही, जो इसमें सेंट्रलिटी ऑफ आसियान रहेगा। जो आसियान, क्योंकि जो 10 देश हैं, क्योंकि उनको हमेशा ये चिंता रहती है जो कहीं हम साइडलाइन ना हो जाएं। बड़े बड़े देश आते हैं, चीन आता है, जापान आता है, भारत आता है, तो इसमें उनका महत्व कम नहीं हो जाए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जो ये सेंट्रलिटी ऑफ आसियान है। अब जो आज सर्गेई लावरोव ने कहा, उन्होंने इसमें देखिए कोई सब्सटैंटिव ऑब्जेक्शन वो नहीं उठाया, जो भाई एशिया पैसिफिक से इंडो पैसिफिक क्यों नहीं होना चाहिए। उन्होंने केवल यही कहा जो ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका इंक्लूडेड नहीं है और गल्फ, पर्शियन गल्फ रीजन इंक्लूडेड नहीं है। तो ये तो ज्योग्राफिकल डेफिनेशंस की बात है। परंतु अगर मैं इसमें जाऊं इसके बेस में, तय में, जो क्यों वो ये कह रहे थे, उनका बेसिकली कारण है पॉलिटिकली अपोज करना जो कुछ भी अमेरिका प्रपोज कर रहा है। तो ये अमेरिका का वो समझते हैं, जो ये अमेरिका का प्रपोजल है, सजेशन है, और उसको जापान ने भी समर्थन दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने भी समर्थन दिया है। तो उन्होंने इन तीनों देशों का नाम लिया जो ये देश हैं जो कि अमेरिका के साथ जा रहे हैं। इन्होंने ये नहीं कहा जो भारत भी उसके साथ बिल्कुल मिला हुआ है। उन्होंने कहा भारत बहुत स्मार्ट देश है और भारत इसको बिल्कुल, जो कुछ ये अमेरिका ऐसे कर रहा है वो इसको समझता है। परंतु मैं ये समझता हूँ, और उन्होंने ये कहा जो ये इंडो पैसिफिक को क्रिएट किया जा रहा है कंटेन करने के लिए चाइना को। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने उसमें उस समय ये भी कहा था, और हम जब भी हमारी बातचीत होती है इस पर हम बहुत ध्यान देते हैं, इसके ऊपर एम्फसाइज करते हैं
जो ये ना किसी देश के विरुद्ध है और ना कोई किसी प्रकार का गुटबंधन किया जा रहा है, ना डोमिनेट किया जा रहा है। इसलिए कहा गया है ये जो इंक्लूसिव है, जो कोई भी देश आकर इसमें सम्मिलित हो सकता है। और हम चाहते हैं इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजास्टर रिलीफ हो, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो, ऐसे प्रकार के बहुत सारे काम हो। तो अब ये पिछले 2-2.5 साल से है और भारत के तो इसमें बहुत ही हित निहित हैं। आप जब बात करेंगे तो उसके बारे में आएंगे। जी प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगा दर्शकों के नज़रिए से कि जब रूस के मंत्री ये कहते हैं कि कहीं इसका साफ तौर पर ये एविडेंट है कि टू एक्सक्लूड चाइना, कोट एंड कोट में कहूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चाइना की तरफदारी नई दिल्ली में बैठकर कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये लगाया जाए, जैसे कि अशोक सर ने बहुत साफ किया, कि यूएस के किसी प्रपोजल को या उसके स्टेप के खिलाफ एक तरीके से उनका रुख है। आपने बड़ी अच्छी बात की। मुझे लगता है ये वक्तव्य दिल्ली में आने की अपनी एक खास अहमियत है। उसमें उसके परिप्रेक्ष्य को देखने की कोशिश करें तो जो पिछले कुछ महीनों में आपने देखा कि भारत का रुख जो है वो बैलेंस तो कर ही रहा है। रूस और चीन को एक तरफ साथ लेकर चलता है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका को दूसरी तरफ साथ लेकर चलता है, पर उस जो बैलेंसिंग एक्ट है उसमें एक हल्की सी बदलाव आया है। और वो सितंबर में जब मंत्री स्तर तक वो 4 देशों की बातचीत हुई न्यूयॉर्क में, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका की, तो लगा कि हम धीरे धीरे अमेरिका के साथ ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं, वो बैलेंस हमारा थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। इसीलिए रूस जो हमेशा से हमारा ख़ास दोस्त रहा भारत का, उसको हमारे दिल्ली शहर में आकर ये बात कहनी पड़ी कि शायद ये जो एशिया पैसिफिक है वो ज़्यादा ठीक एक तरह से नरेटिव था, बजाय कि ये बदलता हुआ इंडो पैसिफिक। उसमें 2 चीज़ें बड़ी जल्दी से मैं कहूँगा। एक तो ये कि एशिया पैसिफिक को दरअसल पैसिफिक एशिया कहना ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि उसके चलते जो हमारे ईस्ट एशिया के देश हैं उनका अमेरिका के साथ जो लगाव बना हुआ था, जब हम कहते थे एशिया पैसिफिक तो वही क्षेत्र एक तरह से प्रभावी होता था उसमें। जब उसको इंडो पैसिफिक बताया गया तो एक तो यह कि उसका समुद्र से एक तरह से नज़रिया बना कि आपका मैरीटाइम पर्सपेक्टिव क्या है इस एरिया के बारे में, और दूसरा ये उसको बड़ा कर दिया गया, जैसा एम्बेसडर साहब ने अभी कहा कि अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक, और भारत उसका हिस्सा बना जो कि एशिया पैसिफिक में भारत नहीं था। तो ये क्षेत्र का बड़ा होना, और उसके पीछे क्या वजह है कि आप पहले पैसिफिक और एशिया को अलग समझते थे। अमेरिका के अपने नज़रिए में ही उनकी जो नेवल कमांड्स थी वो अलग अलग थी। सेंट्रल कमांड एक तरफ थी, पैसिफिक कमांड दूसरी तरफ थी। अब उसको इंडो पैसिफिक कमांड बना दिया गया। तो ये पूरे क्षेत्र को जोड़ने के पीछे खास जो कारण है वो चीन के उदय की बात है कि जो सुरक्षा के नज़रिए से 2 अलग अलग क्षेत्र जाने जाते थे, वो आर्थिक संबंधों के बढ़ते जो चीन ने बनाए सारे देशों के साथ, वो पूरा क्षेत्र एक जैसा दिखने लगा। और ये क्षेत्र ऐसा हुआ यहाँ पर आप देखें कि वृद्धि दर अच्छे हो गए पिछले 10 या 20 सालों में। तो दुनिया का पूरा ध्यान इस तरफ केंद्रित हुआ कि ये देश बड़ी तरक्की कर रहे हैं, तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और अमेरिका की कोशिश हुई कि जैसे ठीक 20वीं शताब्दी में उन्होंने नेटो का इस्तेमाल करके नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को साथ लेकर विश्व के ऊपर पूरा अपना प्रभाव बनाए रखा। तो यदि पूरा ध्यान केंद्रित इस तरफ होता है तो किस तरह से इन देशों की भी वो नेतागिरी जो है वो ले लें, किस तरह से लीडरशिप यहाँ लें। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स और उसके जो साथी देश हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान वगैरह, उन्होंने ये इंडो पैसिफिक पूरी डिबेट को आगे बढ़ाया कि शायद इस नज़रिए से हमें देखना चाहिए। पर उसमें साफ जाहिर है कि कोशिश ये है कि ना कि चीन को उसके साथ जोड़ा जाए, बल्कि किस तरह से चीन पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि चीन ने जो अपना दबदबा बनाया है समुद्र के ऊपर, साउथ चाइना सी के ऊपर जो मेन रूट है, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वहाँ से, वो इन सभी की इकोनॉमी को प्रभावित कर सकता है भविष्य में। इसलिए इनकी कोशिश है कि उस पर किस तरह से अंकुश लगाया जाए। इसीलिए वो क्वाड बनाया गया 4 देशों का, और भारत की ये कोशिश है कि क्वाड और इंडो पैसिफिक को अलग रखा जाए। और उसमें सबसे अहम बात यह है कि भारत ने, जैसा एम्बेसडर साहब ने अभी भी कहा कि प्रधानमंत्री की 2018 की स्पीच के बाद लगातार ये वक्तव्य आए हैं भारत से कि इस इंडो पैसिफिक डिबेट में, बहस में रूस को और चीन को भारत जोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। और हमारे चीन के साथ जो एनुअल मैरीटाइम डायलॉग होता है उसके एजेंडा पर हमने पहले डाल चुके हैं। तो हमारी कोशिश है कि एक तरह से दोनों तरफ से हमारी दोस्ती के
संबंध बने रहे, बैलेंस बना रहे। और ये लवारोव का जो भारत में दिल्ली में आकर ये वक्तव्य देना है, उससे साफ जाहिर आता है कि उनको लगता है ये ज़रूरत है आज रूस को कि ये बताए भारत को कि उनका बैलेंस जो है वो शायद अमेरिका की तरफ झुकता ज़्यादा नज़र आ रहा है, और जो उनके पुराने दोस्त रूस है, और रूस और चीन के साथ तीनों का जो एक सामरिक दृष्टिकोण है, तीनों का जो वेस्टर्न देशों के से बहुत अलग रहता है, उसमें तालमेल थोड़ी सी बनाए रखने की ज़रूरत है। ये उनका उस तरफ इशारा है मुझे लगता है। ओके, शेखर सिन्हा सर, 2-3 चीज़ें, क्योंकि जब इंडो पैसिफिक नाम पर आते हैं, और जैसे कि अशोक सर ने बहुत साफ किया कि जिस तरीके से उसको रीज़न बढ़ाया गया, उसका इम्पैक्ट, क्या उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है स्ट्रेटेजिकली तौर पर कि भारत को लेकर या उस नाम को लेकर अमेरिका भी चाहता है, तवज्जो दे रहा है, वेटेज बढ़ गया है, और वही रूस का ये दर्द भी कहीं ना कहीं जाहिर करता है कि उसका वेटेज वहाँ पर कम हो रहा है, वो भी चाहता है कि साथ खड़ा हो। क्या स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट यहाँ पर इतना ज़्यादा है? देखिए, हमारे लिए तो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस जो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका के लिए एक परिवर्तन हुआ है, जैसा कि एम्बेसडर साहब ने कहा और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह ने भी बताया। तो पहले जो एक एशिया पैसिफिक का जो एक कैनवस था, वो कॉन्टिनेंटल था। हमारे जो जितने 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उसको सिग्निफाई करता था। तो ये एक तरीका है कि ध्यान जो है उसको आप समुद्र की तरफ ले आएँ, क्योंकि मैरीटाइम इश्यूज़ जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं आजकल। और इंडो पैसिफिक भौगोलिक क्षेत्र है, इस सागर का नाम भारत के नाम पर है, तो इंडो पैसिफिक वाज नेचुरल, काफ़ी स्वाभाविक था। लेकिन स्ट्रेटेजिकली हमारा ये ज़रूर है कि हमारा जो मैरीटाइम पॉस्चर है उसमें ज़रूर कोई वृद्धि हुई है। क्योंकि पहले हम कुछ अपने आप को एक सीमित रखते थे, अब जो है हमारा जो सर्वेलेंस है, जो टो करने की हमारी शक्ति है, उसको हम लोगों ने भी एनलार्ज कर दिया है। लेकिन वो हमारे ख्याल से वो अपने आप भी होता, क्योंकि हम सैटेलाइट क्षेत्र में काफ़ी आगे जा चुके हैं, हमारे शिप्स जो है ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, हमारे मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ज़्यादा हो गए हैं जो कि दूर दूर तक जाके उड़ सकते हैं और देख रेख कर सकते हैं। तो ये प्रश्न ज़रूर उठता है। मैं भी एक सेमिनार में था, वहाँ पे मुझे चीन के कुछ रिसर्चर्स ने ये पूछा कि वाई डू यू कॉल इट इंडो पैसिफिक। तो हमने कहा देखो, इससे किसी को एक्सक्लूड करने की, बाहर छोड़ने की कोई हमारी एटलीस्ट कोई एम नहीं है। और जैसा कि जयशंकर साहब ने उस मीटिंग में एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा था, उन्होंने ये कहा था कि वी आर ट्राइंग टू नॉट ट्राइंग टू लिवरेज बट वी आर मैनेजिंग द कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ द ग्लोब। तो इसलिए इसमें जो प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य था शांग्रीला डायलॉग में, जैसे दोनों हमारे अतिथियों ने बताया यहाँ पे, वो जो है बहुत अहम है। और वो इसी चीज़ को यहाँ दर्शाता है कि हम जो है बिल्कुल बैलेंस रखेंगे। अमेरिका में ये भी कह रहे हैं लोग कि भारतवर्ष जो है वो थोड़ा रिलक्टेंट है, वो फुल स्पीड में नहीं चल रहा है इंडो पैसिफिक में, वो स्पीड और चाहता है। हाँ, वो चाहता है कि इस क्षेत्र में हम और ज़्यादा करें। तो बात यह है कि हमारा मैरीटाइम पॉस्चर तो ज़रूर इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि किसी को एक्सक्लूड किया जाए। हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से किसी को कोई तकलीफ़ हो। चीन हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, रशिया हमारा सबसे रिलायबल वेपन सप्लायर है, तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए हमारे जो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, विदेश मंत्री, उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है, जो भारतवर्ष के लिए इम्पोर्टेंट है, हम उसी लाइन पर चलेंगे। हम किसी और के बताए हुए लाइन पर नहीं चलने वाले हैं। अशोक सर, 2 चीज़ें, एक तो ये कि क्या इंडो पैसिफिक होने से ऐसा क्यों लगता है चीन को या फिर रूस को कि चाइना को एक्सक्लूड किया जा रहा है, एक्सक्लूड कर दिया गया है? और दूसरा ये, जब जयशंकर साहब ये कहते हैं जवाब के तौर पर कि अब हम दूर खड़े होकर देखने वाली स्थिति में नहीं है, बल्कि हम निर्णय लेकर एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, इसका क्या मायने है इस रीजन को के नज़रिए से? देखिए, मैं पहले आपका जो दूसरा प्रश्न है कविन जी, उसके ऊपर कहूँगा। जो अब पहले जो भारत की छवि थी वो था, जो भी कोई मसला आता था, जो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे आते थे, तो उसमें हम कोई प्रोएक्टिव स्टांस नहीं लेते थे, हम पीछे रहते थे, एब्सटेन करते थे। अब जो विदेश मंत्री कह रहे हैं, जो हम अब लीडरशिप रोल में हैं, हमारी चाहे हर तरीके से देखा जाए, आर्थिक स्थिति से देखा जाए, हमारे रुतबे से देखा जाए, प्रोफाइल से देखा जाए, क्लाउड से देखा जाए, तो भारत एक उभरती व्यवस्था है और उसको अपना रोल निभाना पड़ेगा। तो इसीलिए हर क्षेत्र में, चाहे दुनिया में और जहाँ पर हो,
जैसे अब हम देख रहे हैं पर्शियन गल्फ में जो हो रहा है, तो उसमें ये नहीं है जो हम तटस्थ बैठे हुए हैं। विदेश मंत्री ने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो से बात की, ईरान के विदेश मंत्री जवाद ज़रीफ से बात की, ओमान से बात की, सऊदी अरेबिया से बात की, यूएई से बात की, कतार से बात की, सबसे बात की, क्योंकि हमारे अपने जो हित हैं और जो हित पूरी दुनिया के हित से मिलते हैं, हम चाहते हैं वहाँ पर शांति बनी रहे। आपका जो पहला प्रश्न था जो इसका क्या महत्व है, तो इसमें देखिए जब 2017 में नवंबर 2017 में राष्ट्रपति ट्रंप आए थे, इंडो पैसिफिक का उन्होंने वहाँ पर मनीला में बोला और पूरे एशिया के जो और देशों में गए थे तो उसके बारे में भी उन्होंने कहा। और उसी समय एक ये 4 देशों का जिसका प्रोफेसर स्वरण सिंह ने भी जिक्र किया है, क्वाड, वो आया है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। तो आज सर्गेई लावरोव ने जो कहा है वो उन 3 देशों का तो नाम जिक्र किया जो ये सब एक गुट में हैं, जो कि चीन को घेरने के लिए उन्होंने ये इंडो पैसिफिक बनाया है। भारत का उसमें उन्होंने मिश्रण नहीं किया, परंतु भारत का जो स्टैंड रहा है वो ये रहा है जो क्वाड और इंडो पैसिफिक बिल्कुल अलग हैं। अगर आप प्रधानमंत्री का शैंग्रीला डायलॉग में 1 जून को जो उनका वक्तव्य था, तो उसमें आप देखेंगे उन्होंने इंडो पैसिफिक के बारे में कहा है, क्वाड के बारे में जिक्र भी नहीं किया है। और अभी तक जो मुलाकातें हुई हैं वो सीनियर या जूनियर मिड ऑफिशियल लेवल पर हुई हैं। क्वाड में 4 देशों की जो मुलाकातें हुई हैं, एक्सेप्ट 1 जब सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली के साइड पर हुआ था, और उसमें हमारा अपना वो इशू था क्योंकि जो चीन के साथ थोड़े से कुछ विषय थे जिनके ऊपर हमारी, चाहे वो मसूद अजहर की बात हो या और बात हो, उसके ऊपर आगे ठीक नहीं चल रहा, तो वो मंत्री स्तर पर बातचीत हुई। परंतु फिर भी भारत ने क्वाड में भी यही कहा है जो ये बिल्कुल इंक्लूसिव होगा आगे चलते हुए, इसका भी किसी को कंटेन करने की कोई बात नहीं है। और ये भी कहा है जो इसमें जो पूरी हमारी स्ट्रेटेजिक थॉट है वो ये है टू इंश्योर दैट चाइना इवॉल्व्स इनटू अ रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल प्लेयर। एक मैं आखिरी बात इसमें यह कहूंगा कविन जी, ये है जो अगर हम सर्गेई लावरोव का आज का स्टेटमेंट देखते हैं तो आपको यह भी याद होगा 2017 में जब सर्गेई लावरोव यहां आए थे, उन्होंने एक डिस्कशन था विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में, वहां पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात हो रही थी। वहां पर भी उन्होंने पूरी तरीके से चीन का साथ दिया था। उन्होंने कहा था भारत को भी BRI का सदस्य बनना चाहिए और चीन के अगली बार जो मंत्री आते हैं उनसे बात करनी चाहिए। इसमें 2 चीजें हैं, एक तो वो अमेरिका के विरुद्ध बोलना चाहते थे, जो अमेरिका का ये ग्रैंड डिजाइन है कंटेन करना चाइना का। दूसरा उनकी अपनी, क्योंकि वो बड़े ही 2014 के बाद जब से क्राइमिया और यूक्रेन का इशू हुआ है, वो बिल्कुल ही उनका झुकाव चीन की तरफ हो गया है, क्योंकि वेस्ट ने, पश्चिमी देशों ने, अमेरिका ने, यूरोप ने उनके विरुद्ध सैंक्शंस लगाए हैं। तो वो बहुत बिहोल्डन है चाइना को, क्योंकि चाइना ने उनको दिया है, सपोर्ट किया है। तो वो इसलिए चाइना के भी सपोर्ट में उन्होंने 2 साल पहले भी कहा था 2017 में, आज भी उन्होंने ये वक्तव्य दिया है चीन के फेवर में। पहली बार नहीं है जो चीन के फेवर में है, आज ये उनके दोनों चीजें इसमें हल हो जाती हैं, अमेरिका के विरुद्ध कहना और चीन के सपोर्ट में, चीन के सपोर्ट में कहना। स्वर्ण सिंह जी, एक चीज़ और जो कुछ दशक या कुछ वर्षों पहले तक, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स से उसका एपिसेंटर अटलांटिक रीजन पूरा हुआ करता था। अब वो कहा जा रहा है कि शिफ्ट होकर जो प्रशांत क्षेत्रीय जो रीजन है यहाँ पर पहुँच गया है। इसके पीछे क्या बड़े फैक्टर हैं? क्या चीन का लगातार बड़ा होना और उसकी चिंता अमेरिका या दूसरे देशों, जो छोटे देश में कहूँ हैं, उनको उसके खिलाफ एकजुट करना रहा है? सबसे पहली बात तो ये कि पूरी पृथ्वी के धरातल पर आप नज़र डालें तो चीन और भारत 2 बहुत बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं। तो जब बड़े देशों में परिवर्तन आता है, वृद्धि दर बढ़ती है, तो उसका जाहिर है कि असर बहुत दूर तक पड़ता है। इसमें कोई 2 राय नहीं कि पश्चिम के देश बहुत तरक्कीशुदा हैं, हमसे बहुत आगे हैं, पर ये जो वृद्धि दर है इसका नशा अलग है। तो क्योंकि हमारे इस समाज में, एशिया वाले, यूरेशिया में जिसको कहेंगे, इन देशों में तरक्की करीब 30 या 40 साल पहले शुरू हुई और उसका जो केंद्र है वो चीन है। और चीन की तरक्की में उसके पड़ोसी देशों का बहुत हाथ है। जो चीन जो निर्यात करता है उसमें बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं
चाहे वो रॉ मटेरियल के नज़रिए से हों या कंपोनेंट्स के नज़रिए से हों, उसके आस पड़ोस के देशों से उसमें शिरकत होती है, उसका कंट्रीब्यूशन होता है। तो क्योंकि ये जो वृद्धि दर है इसमें बड़ी तेज़ी से बढ़ोतरी इन देशों में हुई है, इसीलिए आप देखें कि एक वो ब्रिक्स का जिम ओनील ने कहा था कि यदि विकसित देशों को निवेश करना है तो यहाँ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डॉलर रिटर्न्स बहुत अच्छे होंगे। तो वृद्धि दर का जो नशा है वो इस क्षेत्र में है, तो इसीलिए पूरे विश्व का ध्यान धीरे धीरे इधर हुआ है। उसके साथ ये भी बात हुई है कि जो 20वीं शताब्दी में बहुत ही संघर्ष हुए, जितना भी आप देखें कि वायलेंस हुआ, 2 विश्व युद्ध हुए, तो सुरक्षा पर सारा ध्यान था, इसलिए जिसकी सैन्य शक्ति ज़्यादा थी वही बड़ी ताकत माना जाता था। तो हम उदाहरण के लिए अक्सर कहते हैं कि जर्मनी जो कि 70 के दशक में एक बड़ी आर्थिक व्यवस्था की तरह से उभरा, उस वक्त उसको कोई महत्व नहीं दिया गया। वो वजह इसलिए कि उस ज़माने में सैन्य शक्ति का माप करते थे, उसके मापदंड होते थे कि आप बड़ी शक्ति हैं या नहीं हैं। और 21वीं शताब्दी में वो बदलाव आया है कि केवल सैन्य शक्ति अपने आप में सब कुछ नहीं है, उसके साथ साथ आपकी आर्थिक शक्ति जो है वही सैन्य शक्ति को बनाए रखने में सहायक हो सकती है। तो 21वीं शताब्दी में जो चीन है वो आर्थिक एक तरह से ताकत की तरह से उभरा है और उसको बहुत बड़ा प्रभाव है उसका पूरे विश्व में। इसीलिए मुझे लगता है कि ये पूरे विश्व का ध्यान इस क्षेत्र में है। जनसंख्या ज़्यादा है, वृद्धि दर बढ़ती हुई है और वृद्धि दर अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत हो गया है ताकत का। तो यूनाइटेड स्टेट्स को जो पुरानी 20वीं शताब्दी के मापदंडों से सबसे बड़ी ताकत है, उसको अब समस्या है कि किस तरह से वो चीन को बड़ी ताकत ना बनने दे। और रूस भी जो 20वीं शताब्दी में सबसे बड़ी ताकत था, आज चीन पर निर्भर है। चीन की आर्थिक व्यवस्था करीब 7 या 8 गुना बड़ी है रूस के कंपैरिजन में। उसके सारी ऊर्जा का निर्यात आयात चीन करता है। तो इसलिए आप देखें कि ये सबसे बड़ी परेशानी पश्चिम के देशों को यही है कि उनका दबदबा जो है उस पर अब प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो गए, चीन की वजह से और चीन के आस पड़ोस जो माहौल बना है उसकी वजह से। शेखर सर, एक चीज़ और कि इस रीजन में जो कि वाजिब है और भारत के अगर हितों को देखें और जिस तरीके का रोल अमेरिका ने कोशिश की पुश करने की, क्या बेटर वे या जो कदम भारत की ओर से अब तक रहे इस पूरे रीजन में, ख़ासतौर पर इस हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर, वो क्या भविष्य उनका दिखता है और क्या रफ्तार जो है वो उससे मैच कर रही है? देखिए, आज एक और चीज़ कही थी विदेश मंत्री ने, उन्होंने कहा था कि वी आर अ बैलेंसिंग पावर। मतलब हम सबसे बराबर दूरी या बराबर फ्रेंडशिप बना के रखेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा पॉलिसी स्टेटमेंट है। और इसलिए ये ज़रूर है कि अमेरिका जिस गति से चाहता है कि भारत उसमें आगे बढ़े, इंडो पैसिफिक और क्वाड में, वो गति शायद उनको ना मिले, क्योंकि ये भारतवर्ष के पक्ष में नहीं होगा, क्योंकि हमारे दोस्त हैं लोग। दूसरी बात ये है कि अभी प्रोफेसर स्वर्ण सिंह ने बात किया वो आर्थिक और सैन्य शक्ति के बारे में, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक सिक्के के दो तरफ हैं। तो अगर आपकी, अब देखिए, दुनिया की 4, 5, 6 सबसे बड़ी इकोनॉमी को लीजिए तो उसमें 3 देश एशिया के हैं, चीन है, जापान है और भारत है। तो ये अमेरिका के लिए ज़रूरी हो गया था कि कम से कम इसमें से 2 देशों को अपने साथ रखें और अपने दायरे से बाहर न जाने दें। तो वो भी एक चीन को कंटेन करने का एक तरीका था। और रूस को, चूँकि रूस के साथ उनकी काफ़ी अलग हो गए थे वो, तो वो समस्या दोनों हल हो जा रही थी इससे। तो ये इंडो पैसिफिक से हो रहा है। लेकिन जहाँ तक भारत के रफ्तार का प्रश्न है, भारत अपनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। अमेरिका से हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी, इसलिए हमें उनको दूर नहीं रखना है। रूस हमारे सबसे पुराने मित्र रहे हैं, चीन हमारा सबसे बड़ा व्यापारी रिश्ता उनके साथ है, हमारा लैंड बॉर्डर है उनके साथ। सो हम जो है वो हर चीज़ जो है वो अमेरिका के दबाव में या रूस के दबाव में आकर नहीं कर सकते। अपने हित क्या है और हमारे लिए ज़रूरी क्या है, हमारी अपनी क्या है, व्हाट इज़ द इंडियन रिक्वायरमेंट, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है हमारी विदेश नीति में। अशोक सर, एक आखिरी कमेंट चाहूँगा इस रीज़न को लेकर, ख़ासतौर पर जो उपयोगिता या फिर जो इसकी कहूँ की ज़रूरत है, उस लिहाज से भारत का इस वक्त स्थान और उसका बढ़ता कद। जी देखिए, ये जो क्षेत्र है, अगर देखें, ये सब शुरुआत हुई जब चीन का साउथ चाइना सी में इतना ज़्यादा असर्टिवनेस हुआ। अगर वहाँ पर नहीं होता तो मेरे विचार से ये सब जो हो रहा है इंडो पैसिफिक और क्वाड, ये कुछ नहीं होता। परंतु ये हुआ जुलाई 2016 में, जब उससे पहले फिलीपींस चीन को लेकर गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन।
वहां पर से फैसला आया 2016 में, जो चीन जो भी कहता है, जो 2000 किलोमीटर तक 9 डैश लाइन, वो सब उसके आधिपत्य में होना चाहिए, उसके कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि उसके हिस्टोरिकल राइट्स हैं, उसके लोग वहां पर फिशिंग किया करते थे। जब चीन ने ये कहा, और वहां पर जो भी आइलैंड्स हैं, टापू हैं, पैरासेल है, स्प्रैटली है, अगर आप देखें यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी 1982, उसके तहत ये वाले सब जो टापू हैं ये और देशों के उसमें कंट्रोल में आते हैं, परंतु चीन ने इनको हथिया लिया। और जब उन देशों ने भी देखा, और हालांकि ये जो फैसला था ये फिलीपींस के हक में गया था, परंतु फिलीपींस इसको कुछ नहीं कर पाया, और चीन ने वहां पर न केवल इनके ऊपर अपना हक जमाया, परंतु वहां पर आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्रिएट किया, उनको मिलिटराइज किया। 2015 में शी जिनपिंग गए थे अमेरिका, बराक ओबामा को उन्होंने कहा हम इसमें बिल्कुल मिलिटराइज नहीं करेंगे साउथ चाइना सी को, परंतु आने के बाद ही वहां पर सबसे ही सोफिस्टिकेटेड उन्होंने वहां पर जंगी माल वहां पर एस्टैब्लिश करना। तो अगर ये नहीं होता तो ये सब नहीं होना था। अब चीन ने जब वो उभर रहा है और अपनी ताकत को प्रदर्शित कर रहा है, असर्टिवनेस, बेलिजरेंस को दिखा रहा है, तो सभी ये देश थोड़े से भयभीत हो गए हैं। इनको फायदा भी है चीन से, क्योंकि उसका बड़ा मार्केट है, इन्वेस्टमेंट है, परंतु कोई उसको प्रोवोक नहीं करना चाहता है। इसीलिए ये सब इंडो पैसिफिक का वो कॉन्सेप्ट बना है और क्वाड का कॉन्सेप्ट बना है। और जैसे शेखर सिन्हा साहब ने कहा, क्वाड हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अकेले चीन को नहीं के विरुद्ध नहीं खड़े हो सकते, हम अलायंसेस के थ्रू खड़े हो सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, चाहे ओसाका में या उससे पहले ब्यूनस आयर्स में, भारत ने रूस और चीन के नेताओं से भी मुलाकात की, और जापान और अमेरिका के। तो JAI भी हुआ और RIC भी हुआ। तो हमारा ये पॉलिसी है मल्टी अलाइनमेंट का, जो हम अपना लीडिंग रोल इसमें करना चाहते हैं इस क्षेत्र में, मिडल ईस्ट में, और जो भी ऐसे देश हैं उनके साथ हम अच्छे रिश्ते कायम करके अपने हितों को हम आगे प्रमोट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि असल में किस तरीके से हिंद प्रशांत का क्षेत्र महत्वपूर्ण है और किस नज़रिए से इसको दूसरे देश देखते हैं, और रूस के विदेश मंत्री का बयान, उसके मायने क्या हैं, और चीन या फिर अमेरिका को लेकर उनका रुख क्या है, जिसके पीछे ये बयान कहीं कुछ इशारा करता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।